जी बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर देखें, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो द वाइब्रेटरी मोशन इन व्हिच एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के हो, और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन को हमेशा जो है वो रिपीट करती रहे, या उसका डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि सपोज एक जो है वो मास लेके, एक ये मास लेके किसी स्प्रिंग में हमने जो है वो अटैच किया है, और फोर्स जो है ना इस तरफ से, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पे इसकी फोर्स जो है ना वो मूव करा रहे हैं, फोर्स के साथ इसको खींच रहे हैं, तो उसकी पोजीशन ये होगी, इसको खींच के फिर छोड़ देते हैं। जैसे हमने छोड़ दिया तो ऑफकोर्स जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मास जो है ना वो मूव करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक वाइब्रेटरी मोशन ऐसा मोशन जिसमें हम फोर्स लगाएं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ना वो हमारी डिस्प्लेसमेंट जो ना वो प्रोड्यूस हो, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन हमने इधर जो ना एक्सेलरेशन को कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसी डेफिनेशन को हमें जो ना अब प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्सेलरेशन कह रहा है, इसको जो ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है किसके, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसके हवाले से हम कह रहे हैं, पहले पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि फोर्स हमने लगाई और डिस्प्लेसमेंट इसके जो ना अपोजिट साइड हुआ। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी अपोजिट डायरेक्शन में जो ना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम पहले कहते हैं कि जो ना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स के साथ जो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं हम। अगर हम एक्स को शो कर रहे हैं तो इधर जो ना प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके हम जो ना वो के जो ना इधर देंगे, और नेगेटिव साइन भी दे रहे हैं हम। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि फोर्स हमने जो ना राइट साइड पे जो ना लगाई है, तो डिस्प्लेसमेंट जो ना उसके जो ना अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन जो है ना वो अपोजिट डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, और के जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। या इधर जो है ना वो इसको, इस जो ना इक्वेशन को हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम के को जो ना कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 को का नाम दे रहा है इस इक्वेशन को। हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में दोनों फोर्सेस हैं, तो दोनों को दोनों कंपेयर कर सकते हैं फोर्सेस को। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने कंपेयर किया है। ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो एम एफ की वैल्यू इधर है लेफ्ट साइड पे, और एक जो है वो इक्वेशन हमने जो है वो राइट साइड पे लिखी है दोनों फोर्सेस की। तो आगे चल के हम देख रहे हैं, अगर जो है ना वो यहाँ से एक्सीलरेशन मालूम करना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के अपॉन एम हो जाएगा। के अपॉन एम हो जाएगा, माइनस की साइन सेम पड़ी हुई है, और एक्स भी जो है ना वो हमारा सेम पड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन हमने लिखी है। अब अगर हम ये देखें, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, और एम भी जो है ना वो कांस्टेंट होता है, एम एम जो है ना वो मास जो है ना वो कांस्टेंट होता है। अगर दोनों जो है ना वो इधर जो जो क्वांटिटीज है दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों का हमने इस तरह जो है वो कांस्टेंट लिख दिया। अब अगर इसको जो है ना वो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जो है ना वो रिलेशन देखी जाए, तो वो डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। तो हम इसको, इस इक्वेशन को अगर रिवर्स लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ। अब अगर जो ना इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो ऑफ कोर्स वही के अपॉन एम देंगे। लेकिन जो हमारे पास जो डेफिनेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो डेफिनेशन क्या थी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डिस्प्लेसमेंट है, अब जो है इस इक्वेशन को डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम इसमें कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो हमने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जो हमने कहा कि सपोज जो है ना इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो ये सपोज इस मास की जो है ना वो मेन पोजीशन थी, इसको हम इस तरफ खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये इस तरफ जो है वो मूव करेगा, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बार बार ये रिपीट करता रहेगा। जो सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन जो डेफिनेशन कह रहे हैं, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है, तो बार बार इस चीज को जो है वो रिपीट करता रहेगा ये मास। तो इसको हम कहते हैं कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास ये हो गई एक्सीलरेशन के हवाले से, दोनों जो ना वो पार्ट्स हो गए डेफिनेशन के। अगर फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को एक और तरीके से जो है ना वो कैलकुलेट करना चाहे, तो वो किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन जो है ना वो इनिशियल पोजीशन जो है ना ये है इधर, जिसको हम जो है ना वो शो कर रहे हैं एक्स के साथ, जो इनिशियल पोजीशन है।
ये इसने जो है वो किसी ऑब्जेक्ट ने मूव किया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम कह रहे हैं एक्स जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, लेकिन एम के साथ एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने जो भी कवर किया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर 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 इसी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन हमने जो है शो किया है एक्स जो है इनिशियल पोजीशन है इसकी और फाइनल पोजीशन इसकी क्या है एक्स एम जो है वो शो कर रहा है, मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो डिस्टेंस इसने कवर किया है। इसमें उसी तरह जो है वो हम कह रहे हैं इसमें जो एंगल बनेगी उसको हम थीटा के साथ शो कर रहे हैं। अब अगर इस इक्वेशन को जो इस ट्राइंगल को जो ना कुछ इस तरह बनाना चाहे तो इस तरह कुछ जो है ट्राइंगल बन सकता है, थीटा इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज, और जो है ना वो बाकी साइड क्या बचेगा वो एक्स जो है ना इसको हम बेस के साथ कह रहे हैं। अब दो साइड्स के हमने नाम दिए किस किस के, बेस और हाइपोटेन्यूज के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा कोई फंक्शन देखेंगे जिसमें जो है ना वो बेस और हाइपोटेन्यूज आए। बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, कॉस में जो है ना वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जो है ना वो वैल्यू लिखेंगे, बेस की वैल्यू जो है ना वो इधर लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, एक्स एम जो है ना उसकी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है एक्स एम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा एक्स अपॉन एक्स, बेस की वैल्यू क्या है एक्स, और जो है ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है एक्स एम जो है ना वो वैल्यू है इसकी। तो दोनों की वैल्यू जो है ना वो लिख दिया हमने एक्स अपॉन एक्स एम। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो है ना वो मालूम करना चाह रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एम और cos थीटा है तो जो है वो डिवाइड में है, बराबर के लेफ्ट साइड जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स एम और cos थीटा। ये हमारे पास x की वैल्यू मिली। इसमें कुछ और चीज जो है ना वो ऐड कर रहा है, किस तरह, ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन टी के, मतलब the rate of change of angular displacement is called angular velocity। angular velocity किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अगर थीटा हम जहां से निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टी इसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा की जगह हमने लिख दिया ओमेगा टी। कुछ और भी इसमें जो है ना वो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, फाई, फाई इसमें जो है वो ऐड कर रहा है, फेज कांस्टेंट है ये, फेज कांस्टेंट। ये क्यों जो है ना वो ऐड कर रहे हैं हम, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द पोजीशन ऑफ टू ऑसिलेटर्स, मतलब टू ऑसिलेटर्स की पोजीशन को कंपेयर करने के लिए ये ऐड जो है ना वो कर रहे हैं चीज फाई, इस जो है ना एंगल के साथ। किस तरह ऐड कर रहे हैं, कुछ इस तरह इसमें जो है वो ऐड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस एंगल में हमने जो है उसको ऐड कर दिया, प्लस फाई जो है इसमें ऐड कर दिया। आगे चल के जो है अगर जो है हमें चेक करना है, जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो है वो फाई की डिफरेंट वैल्यूज जो है पुट करके इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाई की वैल्यू जीरो लिखी, ये जो है ना वो रिजल्ट जो भी आएगा उसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल 60 रखी इसकी वैल्यू, तो उसको हम चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू जो है ना वो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना किसी भी ऑसिलेटर ने किसी ऑब्जेक्ट ने जो है कितना कवर किया है, फिर 90 वैल्यू लिखेंगे। तो फिर उसके बाद फिर जो है इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर। तो इस तरह हम एक चीज है ना ऐड करके उसकी पोजीशन जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसमें और जो है ना वो हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, यही इक्वेशन आगे चल के सेम लिखते हैं। पहले क्या है, dx ओवर dt अपॉन d ओवर dt, और ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई थी xn और cos ओमेगा t प्लस फाई। dx डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, तो वेलोसिटी के बराबर हमने इसको कर दिया। अब इसमें xm इज कांस्टेंट, इसको बाहर हमने लग दिया, और इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और एग्जैक्टली सेम जो है एंगल लिखेंगे हम, एंगल जो है वो सेम लिख दिए। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, तो दूसरा टर्म प्लस ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा जीरो, और ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो सिर्फ ओमेगा निकलेगा, तो वो हमने जो है वो मल्टीप्लाई में ओमेगा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, माइनस की साइन जो है वो बाहर लिख देते हैं, एक्स एम और ओमेगा जो ये मल्टीप्लाई में है ये एक्स के साथ लिख सकते हैं हम, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तो एक इक्वेशन हो गई वेलोसिटी के हवाले से। वेलोसिटी को फिर दोबारा जो है वो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और इसके साथ भी फिर जो है ना डी ओवर डी टी जो है ना वो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं पूरे फंक्शन का, इस पूरे फंक्शन एक्स एम ओमेगा साइन थीटा के साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का जो है ना वो डेरिवेटिव ले रहे हैं। dv ओवर dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस xm और ओमेगा, ये कांस्टेंट है, दोनों बाहर निकाल दिया हमने। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, उसी तरह जो है एंगल का फिर जो है ना वो निकालेंगे डेरिवेटिव, वो उसी तरह जो है ना वो ओमेगा आएगा। तो ओमेगा जो है ना वो
इधर जो है मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, एक इधर जो है वो ओमेगा पड़ा हुआ है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्सएम ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जहां पे कॉस की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम हो, तो उसकी जो है ना वो इस इक्वेशन को फिलहाल जो है ना वो क्या कर रहे हैं, या इस पूरे टर्म को cos ओमेगा टी प्लस फाइव कोई ऐसी वैल्यू जो है ना ले रहा है जहां पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब कितनी जो है ना वो मैक्सिमम वन वैल्यू जो है ना सपोज जो है ना वो कर रहे हैं इसकी वैल्यू वन हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स एम, एम जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में है इसके साथ, तो एक्स एम जो है ना वो क्या है, एक्स एम जो है ना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो हमने ऑलरेडी ओमेगा की वैल्यू जो है ना कैलकुलेट की हुई है, वो किसके बराबर होता है, के अपॉन एम के, तो ओमेगा की जगह जो है ना वो क्या लिख देते हैं हम, के अपॉन एम, के अपॉन एम अगर अगर जो है ना वो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे हम, के अपॉन एम जो है ना वो इधर लिखा और एक्स एम जो है ना वो इधर करके लिखा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये के अपॉन एम को अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इनको जो है वो कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और एक्स एम, ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट जो है ना वो प्रोपोर्शनलिटी इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके दोबारा इस तरह लिखें तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स एम, जो ना वो इधर लिखेंगे एक्स एम लिखेंगे, इधर जो ना आपका एक्स एम होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट अगर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो कांस्टेंट क्या देंगे, के अपॉन एम, तो हमने जो बेसिक इक्वेशन है इसकी बड़ी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमने इसको एक और तरह से भी हमने प्रूव किया है कि acceleration is directly proportional to the xm और it always directed towards the mean position, जो अभी हमने जो ना एक और तरीके से प्रूव किया था, इसको अभी हमने एक और तरीके से प्रूव कर लिया कि acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards its mean position। अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी अगर जहां पर हमने जो ना उसको प्रूव कर लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, जहां पे ये टॉपिक हमारा पूरा होता है, आगे चलते हैं हम, आगे हमारा क्या है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी के हवाले से हम कहते हैं कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं दो एनर्जीज के साथ जो है ना हम जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से सपोज हम कह रहे हैं कि सपोज एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसको हम एक्स के साथ शो कर रहे हैं, हाइट एच के साथ शो कर रहे हैं या डी के साथ शो कर रहे हैं, एक्सीलरेशन जो होगी वो जी के साथ हम जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए तो एम जी एच के बराबर होती है, एम जी एच के, तो अगर जो है ना वो वर्क को देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच के बराबर है, अगर वर्क देखा जाए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर फोर्स की वैल्यू एम ए लिखें और डी लिखें तो लिख सकते हैं, अगर एम ए की जगह अगर जो ना कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए जी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी जो ना वो एच में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क भी एम जी एच, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन is also in the form of potential energy when any object is moving upward या downward, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो ये जहन में रखना है कि वर्क डन किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर है या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, या हम कह सकते हैं। अब अगर जो है ना एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली जो है ना इस पॉइंट पे है, उसको फोर्स जो है ना वो इनिशियली कुछ भी नहीं लगा, मतलब फोर्स जीरो कह रहे हैं, उसके बाद अगर जो है ना उसको कुछ फोर्स लग रहा है और इसने जो है ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसका जो है ना फोर्स कह रहे हैं कि इसको फोर्स कितना लगा जिसकी वजह से इसने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव किया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स के बराबर है, तो हम जहाँ से एवरेज जो है ना फोर्स ले रहे हैं, सपोज एवरेज किस तरह लेते हैं, अगर दो क्वांटिटीज है तो दो के साथ जो है ना वो डिवाइड करेंगे, तो दो फोर्सेस है हमारे पास, क्या है F1, सपोज पहली जो ना वो फोर्स को F1 कह रहे हैं, दूसरी फोर्स को जो ना वो F2 कह रहे हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों F1 और F2 की वैल्यू जो ना वो इधर हम पुट करते हैं, वो 0 हो जाएगा प्लस के एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये फोर्स जो ना किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पार्ट 2 के एक्स के बराबर है। तो ये दो चीजें हमने जो ना कैलकुलेट की है कि एक वर्क जो है ना वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और फोर्स किसके बराबर है, 1/2 के एक्स के बराबर है, और ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, अगर जो ना वो अगर यहाँ से के की वैल्यू मालूम करना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये तीन चीजें आपको जो ना वो जहन में रखनी है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स जो एवरेज है वो 1/2 के एक्स, और के जो है वो बराबर है किसके, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, अब हम जो है हम अपने जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एनर्जी से मुराद ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने कहा है कि वर्क डन इन द